हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास नंबर 6 से मशीन फर्स्ट में डीसी जनरेटर का टॉपिक है। इसके अंदर क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 5 के अंदर अपन कम्यूटेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्लास में अपन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी जनरेटर, ठीक है ना, डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो ईएमएफ समीकरण याद करने के लिए कुछ पॉइंट है, उनको अपन है ना यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो आएगा आपका फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स को लिखेंगे फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। इसको किस में लेंगे, फ्लक्स को वेबर में लेंगे। फ्लक्स में आ जाएगा यहाँ पे जेड, ठीक है ना। जेड क्या हो जाएगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है ना। टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हो जाएगा। पी हो जाएगा नंबर ऑफ पोल की संख्या, पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है ना। जनरेटर के अंदर जो पोलों की संख्या कितनी है, स्टेटर के अंदर जो मैंने बताया था यहाँ पर कम से कम 2 होती है, अधिकतम 8 होती है, सामान्यतः कितनी होती है, 4 होती है। ए आ जाएगा आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, ए आ जाएगा आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, ठीक है ना। ए आ जाएगा आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, एन आ जाएगा आर्मेचर की घूर्णन गति, एन आ जाएगा आर्मेचर की घूर्णन गति, आर्मेचर घूर्णन गति किसमें लेंगे, आरपीएम में लेंगे, राउंड, यानी राउंड की जगह क्या बोलेंगे पर यहाँ पर राउंड पर मिनट नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। एक आएगा यहाँ पे ईजी, ईजी हो जाएगा जनरेटर के अंदर प्रेरित ईएमएफ, ठीक है ना, जनरेटर के अंदर प्रेरित ईएमएफ, जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ईएमएफ किसमें होता है, आपका किसमें उत्पन्न होता है, आर्मेचर में होता है। आर्मेचर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होएगा, तो इस ईएमएफ के अंदर ये होता है, ठीक है ना, आर्मेचर के अंदर ईएमएफ होता है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। यहाँ पे एक तो फ्लक्स हो जाएगा, जेड हो जाएगा, पोलों की संख्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। एन हो जाएगा आर्मेचर के अंदर घूर्णन की गति। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, औसत ईएमएफ प्रति चालक, औसत ईएमएफ प्रति चालक, औसत ईएमएफ प्रति चालक का फॉर्मूला होता है यहाँ पे डी फाई बराबर डी टी। औसत ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बराबर डी टी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डी फाई बराबर डी टी हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी फाई बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि ईएमएफ बराबर होता है एन डी फाई बराबर डी टी, ठीक है ना। जो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्न की संख्या, भाई यानी कि टर्न की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो एक चालक द्वारा एक पूर्ण चक्कर में, एक चालक द्वारा ठीक है ना, एक चालक द्वारा एक पूर्ण चक्कर मीन्स यानी कि एक साइकिल, एक चालक द्वारा एक पूर्ण चक्कर घूर्णन गति, एक चालक द्वारा एक मूल चक्र में घूर्णन गति है ना, घूर्णन गति
में काटा गया, घूर्णन गति में काटा गया फ्लक्स, काटा गया फ्लक्स, काटा गया फ्लक्स क्या हो जाएगा डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस किसके द्वारा काटेंगे, एक तो हो जाएगा फ्लक्स और ये हो जाएगा पोल, कितने पोल पर कितना फ्लक्स कटा है, इसको वेबर में लिखेंगे, ठीक है ना। इसको मैं कह सकता हूँ समीकरण 1, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 कह सकता हूँ मैं, बता जाएगा चूंकि एक चक्र में लगा समय, तो यहाँ पे आ जाएगा dt बराबर, एक चक्कर में लगा समय dt बराबर हो जाएगा 60 डिवाइड n, 60 डिवाइड क्या हो जाएगा n हो जाएगा, 60 डिवाइड क्या हो जाएगा, चूंकि एक चक्कर में काटा गया समय 60 डिवाइड n हो जाएगा। इससे पहले एक लाइन और आएगी, आर मिक्सर चक्कर प्रति सेकंड, आर मिक्सर में चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n डिवाइड 60, n डिवाइड क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आर मिक्सर में चक्कर प्रति सेकंड का n डिवाइड 60 हो जाएगा, चूंकि एक चक्कर में लगा गया समय dt बराबर n डिवाइड 60 है, तो प्रति सेकंड है, और ये समय जो लिया गया है ना समय, ये मिनट में हो जाएगा, इसको हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, तो अपन ये यहाँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के द्वारा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के द्वारा अपन यहाँ पे कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के द्वारा ईएमएफ का औसत ईएमएफ में, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ है ना, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान औसत ईएमएफ में रखने पर, ठीक है ना। इस मान को किसमें कर रहा हूँ मैं, औसत ईएमएफ के अंदर रख रहा हूँ इस मान को, ठीक है। औसत ईएमएफ के अंदर रखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, औसत ईएमएफ के अंदर रखने पर, ठीक है ना। ये चीज आपकी थी यहाँ पे औसत ईएमएफ में रखने पर। तो देखो औसत ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ बराबर है यहाँ पे डी फाई बराबर डी टी, ठीक है। तो समीकरण 1 की वैल्यू में डी फाई बराबर रखूंगा तो क्या हो जाएगा फ्लक्स पी, समीकरण 2 का मान क्या हो जाएगा 60 डिवाइड n, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, फाई की जगह फाई हो जाएगा, पी की जगह पी रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n डिवाइड 60, ये आपका फॉर्मूला, यहाँ से ये फॉर्मूला बना, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, आपका जो ईएमएफ का फॉर्मूला बना आपका, ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये किस में आएगा आपका, वोल्ट में आएगा ये चीज। इसके आगे पढ़े, यानी कि एक समांतर पाथ में चालक की संख्या, एक समांतर पाथ में चालक की संख्या, ठीक है स्टूडेंट। एक समांतर पाथ में अपन ईएमएफ का फॉर्मूला निकल गया, और समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखा, तो मेरा ये प्राप्त हुआ फाई एन पी। तो किसमें प्राप्त है, वोल्ट में प्राप्त हुआ। एक समांतर पाथ में चालक की संख्या, ठीक है ना। एक समांतर पाथ में चालक की संख्या बराबर होता है यहाँ पे Z/A, ठीक है, Z/A। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, समीकरण 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूँ मैं समीकरण 3, ठीक है ना।
समीकरण तीन में समांतर पाथ का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में समांतर पाथ का मान रखने पर, समांतर पाथ का मान क्या है, ये मान रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा EMF बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, ZP आ जाएगा, डिवाइड 60 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आपका Z/A। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, ये EMF जी, ठीक है ना। समीकरण 3 के अंदर मैंने Z/, इसका मान रख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में एक समांतर पाथ में उत्पन्न नहीं होता ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, है ना। तो अपन कह सकते हैं यदि वाइंडिंग लैप हो तो, ठीक है, यदि वाइंडिंग लैप हो तो, ठीक है, यदि वाइंडिंग लैप हो तो क्या आएगा, A बराबर P, ठीक है ना। तो लैप होगी तो A बराबर P आएगा, ठीक है ना। तो A बराबर मैं P का मान रखूँगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा EMF बराबर हो जाएगा हाई जेड पी और क्या हो जाएगा N, हाई ZP और क्या आ जाएगा आपका N आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है N, डिवाइड क्या आ जाएगा आपका 60 और P की जगह क्या रख दूंगा मैं, A रख दूंगा, ठीक है। ये क्या आएगा आपका वोल्ट में, ठीक है। ये आ गया आप किसमें, लेफ्ट वाइंडिंग। यदि कुंडलन क्या हो आपकी, यदि कुंडलन क्या हो, वेव हो तो, यदि कुंडलन वेव हो तो क्या होएगा, A बराबर 2 आ जाएगा। तो EMF बराबर हो जाएगा 5ZNP डिवाइड 60, A बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं EMF बराबर क्या आ जाएगा 5ZNP डिवाइड 60 तक क्या आ जाएगा 120, भाई 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा, इसमें आएगा, ये वोल्ट में आएगा। तो कितने फॉर्मूले बने आपके लेफ्ट वाइंडिंग के लिए, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, और आपका जो EMF का फॉर्मूला हो गया एक चालक के लिए। ये फॉर्मूला बना है किसके लिए बना आपका, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथ में EMF, आर्मेचर वाइंडिंग में एक समांतर पथ में उत्पन्न EMF, ठीक है ना। समांतर पथ में उत्पन्न EMF इसके द्वारा यहाँ से प्राप्त होएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे आगे अपन थोड़ा और देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो अपना जो EMF प्राप्त हुआ ना, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे डीसी मशीन में ZP यानी कि चालकों की संख्या और पोलों की संख्या एंड क्या आ जाएगा A यानी क्या हो जाएगा समांतर पथों की संख्या आर इन द कांस्टेंट, ठीक है ना। तो पुटिंग वैल्यू, ठीक है ना, पुटिंग इसकी जगह क्या रख देंगे K, इसका मान है ना जो ZP डिवाइड A, ये क्या है चीज़ों तीन चीज क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। इनका मान इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ EMF बराबर क्या हो जाएगा, EMF बराबर क्या हो जाएगा आपका K
के बचा और एक क्या बचा, फ्लक्स और एक घूर्णन गति, ये क्या आएगा, वोल्ट में। ठीक है, अब मैं के का मान, आपका के का मान यहाँ से मैं आपका हटाता हूँ तो आपका क्या होता है, के का मान में जैसे यहाँ से हटाता हूँ तो क्या आता है, EMF बराबर प्रोपोर्शनल हाई एन वोल्ट में। ठीक है ना, ये समीकरण प्राप्त होगी आपको एंड में, जो EMF समीकरण है ना ये प्राप्त होगी आपकी। तो अपन कह सकते हैं जनरेटर के अंदर फ्लक्स का मान बढ़ाएंगे तो घूर्णन गति का मान बढ़ेगा, घूर्णन गति का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, EMF का मान बढ़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपकी समझ में आएगा अच्छे से EMF समीकरण क्या है। तो EMF समीकरण का आपको आउटपुट समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो जो आपका है ना इसके अंदर जो आपका जो आउटपुट प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ आपका, इसके अंदर Z और P और डिवाइड A, यानी कि Z समांतर चाल, यानी कि आर्मेचर का चालक संख्या, पोलक संख्या, और A आ जाएगा समांतर पथक संख्या। ये जब मशीन को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना तो उसी समय इसका मान क्या कर दिया जाता है, कांस्टेंट है स्थिर कर दिया जाता है। भाई चालक संख्या 50 है, पोलक संख्या 4 है या 2 है या 8 है। ठीक है, और समांतर पथ यानी कि समांतर पथ यानी कि आर्मेचर पर डिसाइड किया जाता है वाइंडिंग कौन सी है, लैप है या वेव है, उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है। भाई वेव है तो पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और लैप है तो समांतर पथों की संख्या A बराबर P हो जाएगी। ठीक है, इसका मान किसके बराबर है, आर्मेचर कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, आर्मेचर कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी तो यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा, घूर्णन गति हो जाएगा। तो ये इसका मान हटाया तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लग गया, प्रोपोर्शनल लग गया तो आपकी ये EMF समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।